हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। रात का वक्त स्विट्जरलैंड में। कशिश की बात सुन मीरा उसे देखते हुए बोली, चलो अच्छी बात है, मेरे पति को दूसरी लैंग्वेज भी आते हैं। कशिश मीरा की बात पर बोला, क्यों, तुम्हें नहीं आते हैं क्या? मीरा जाकर सोफे पर बैठते हुए बोली, अरे आपसे बात कर रही हूँ, वो क्या छोटी लैंग्वेज है? कशिश अपना सिर हिला देता है और खाना रखते हुए कहता है, कल सुबह हम घूमने चलेंगे। मीरा कशिश की बात पर उसे देखते हुए बोली, एक बात बताओ, क्या आप मुझे बचपन से जानते हैं? मीरा के सवाल पर कशिश बस हल्का सा मुस्कुरा देता है, जिसे देखकर मीरा कहती है, मतलब पक्का मुझे बचपन से जानते हैं? कशिश मीरा की तरफ देखते हुए बोला, तुम महक को भी बचपन से जानती हो? मीरा सरप्राइज होकर बोली, क्या सच में? कशिश अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ सच में, और जब हमारे बीच में झगड़ा होता था तब तुम हमको शांत करवाती थी। महक के मीरा मुंह बनाते हुए शांत करवाती थी। महक के मीरा मुंह बनाते हुए, क्या फ़ायदा अगर मुझे बचपन से ही कोई चीज़ याद नहीं हो तो? यह सुनकर कशिश हल्का मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मुझे सब कुछ याद है, चलो अब चुपचाप खाना खाओ। मीरा कशिश की बात सुन मुँह बनाती है तो और दोनों अपना रात का डिनर करने लगते हैं। शोभित कार ड्राइव कर रहा था और अदिति आराम के साथ सीट को पीछे करे सोने की कोशिश कर रही थी। अदिति अपना सिर घुमाकर शोभित को देखते हुए बोले, हुबी, अगर मैं मर गई तो? अचानक अदिति के ये कहने पर शोभित जोर से ब्रेक लगाता है, जिस कारण अदिति उठकर बैठ जाती है। शोभित अपना सिर घुमाकर अदिति को घूरते हुए बोला, और ये बकवास थिंक तुम अपने दिमाग में कहाँ से लेकर आ रही हो? अदिति मुंह बनाते हुए बोली, मैंने तो बस ऐसे ही सवाल किया, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? शोभित अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, कोकुन, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, दोबारा कभी ऐसी बात मत कहना। आदित्य शोभित की बात सुनकर सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं नहीं कहूँगी। शोभित आदित्य की बात पर मुस्कुराते हुए गाड़ी फिर से स्टार्ट करता है और कुछ देर बाद एक ब्रिज के सामने आकर रुकता है। आदित्य सामने की तरफ देखते हुए शोभित से बोली, हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? शोभित अपना फ़ोन निकालते हुए बोला, पता चल जाएगा। ये सुनकर अदिति मुंह बनाते हुए बोली, आप हमेशा सस्पेंस क्यों रखते हो? आपको पता है ना, मुझे सस्पेंस नहीं पसंद। जिस शोभित हल्का मुस्कुरा कर बोला, सस्पेंस किसी चीज़ को पाने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाती है। आदित्य बस दूर समुद्र की तरफ देखने लगती है और उसकी नज़र चांद पर जाती है, जो कि अपनी रोशनी बिखेर रहा था। आदिति एकटक उस तरफ देखने लगती है कि उसे एक टूटता हुआ तारा नजर आता है। आदिति जल्दी से अपनी आंखें बंद कर अपने हाथ जोड़कर बोली, आई एंड माई सीनियर्स आर ऑलवेज टुगेदर। शोभित आदिति की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। तभी आसमान में पटाखे फूटने लगते हैं। अदिति अपनी आंखें को खोलकर उन रंग बिरंगे पटाखों को देखते हुए एक्साइटमेंट में बोली, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन आज तो दिवाली भी नहीं है, ये पटाखे कौन पागल जला रहा है? शोभित जो मुस्कुरा रहा था अदिति की बात सुन उसे घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया है। अदिति शोभित की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, आप पागल नहीं हो, ये बहुत खूबसूरत है। शोभित अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, तो चलो आओ। आदिति शोभित के पास आ जाती है तो शोभित उसे बोनट पर बैठा देता है और खुद भी उसके बगल में गाड़ी के बोनट पर बैठ जाता है। आदिति दूर इशारा करते हुए बोली, मुझे लगा कि टूटता हुआ तारा है। जिसे सुन शोभित आदिति को होल्ड करते हुए बोला, तुम्हें पता है कोकुन, मैं बहुत बुरा हूँ। आदिति शोभित के कंधे पर अपना सर टिकाते हुए बोली, मुझे पता है, तुम्हें पता है, लेकिन कैसे? शोभित ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, जिस पर अदिति जल रहे पटाखे को देखते हुए बोली, आप कभी भी मुझे मेरे पसंद की चीज़ करने नहीं देते, मतलब आप बुरे हो। शोभित अदिति की शिकायत पर उसके सिर को थपथपाते हुए बोला, मैं वही करता हूँ जो तुम्हारे फ्यूचर की भलाई के लिए हो। अदिति शोभित के बात पर उसे गले लगाते हुए बोले, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ सीनियर। शोभित अदिति के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करके बोला, कोकुन,
कॉल मी। शोभित, मैं तुम्हारे होठों से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। अदिति शोभित की आंखों में देखते हुए बोली, शोभित जी। शोभित अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसे देखकर अदिति मुंह बनाते हुए कहती है, आंखें बंद क्यों कर रहे हो? मैंने इतने बुरे तरीके से कहा क्या? शोभित आंखें खोल अदिति को देखते हुए बोला, अब से तुम मुझे शोभित कहोगी। अदिति अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं, आप मेरे सीनियर हो, हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर मैं आपको हूबी कहूँगी। शोभित अदिति के चेहरे को पकड़ कर बोला, हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। ये सुन अदिति मुँह फुला कर बोली, लेकिन ये गलत है, आप कंजूसी कर रहे हो। मुझे धूमधाम से वाली शादी चाहिए थी, बैंड बाजे वाले। शोभित अदिति को साइड हक करते हुए बोला, हाँ वही होगा, अब चलो रोना बंद करो। अदिति शोभित के सीने पर हल्का सा मुक्का मारती है तो शोभित उसे कसकर गले लगा लेता है और दोनों सामने हो रहे पटाखों की बारिश को देखने लगते हैं। इधर सुकून था तो दूसरी तरफ कोई अपने पागलपन में जल रहा था। एक जंगल के कॉटेज में करीब 45 साल का आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके साथ में कुबेर, सोनवानी, शिशुपाल और लल्लन बैठा हुआ था। 45 साल का आदमी उन लोगों को देखते हुए बोला, हम सब की दुश्मनी से सारंग परिवार से है, मृत्युंजय सारंग। लल्लन उस आदमी की बात को बीच में काट कर बोला, हमारी दुश्मनी उस छमिया के साथ है और हमको वो लौंडिया चाहिए। ये सुन शिशुपाल लल्लन से बोला, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो अब सारंग परिवार को वारिस देने वाली है। लल्लन शिशुपाल की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, काहे की वारिस? कोठे से आई है वो। यह सुन शिशुपाल हैरान होकर बोला, क्या कोठे से? मतलब वो प्रोस्टिट्यूट है? ये हमारी वैशाली के बारे में अगर कुछ भी कहा ना तो तुम्हारी जबान खींच लेंगे। प्रोस्टिट्यूट नहीं है वो, लेकिन उसकी माँ प्रोस्टिट्यूट थी। लल्लन ने अपनी बातें सीधी करते हुए कहा। कुबेर, जो अब तक शांत उन लोगों को बातें सुन रहा था, उस आदमी से बोला, कुछ पता चला? अब तक देखकर बस इतना पता चला कि मृत्युंजय सारंग और पूरे सारंग परिवार की सबसे बड़ी कमजोरी कोई है तो मृत्युंजय की पत्नी। उस आदमी ने जवाब दिया, जिसे सुन शिशुपाल उसका साथ देते हुए बोला, मैं भी यही कह रहा हूँ। कब से ये मृत्युंजय की बीबी अगर मर गई ना तो सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। कुबेर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, मेरे बेटे और मेरी बेटी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी ने उसने, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुबेर की बात पर शिशुपाल उसे देखते हुए बोला, मुझे बस मेरे साथ हुए गलत बर्ताव का बदला लेना है। दामिनी अंदर आते हुए बोली, बदला तो मुझे भी लेना है और इस चीज़ की शुरुआत मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ। 45 साल का आदमी दामिनी को देखते हुए बोला, ऑलरेडी इतने वक्त तक सब लोगों की ज़िंदगी तो बर्बाद कर रखी है और क्या चाहिए तुम्हें? जिसे सुनदामिनी उसे घूरते हुए बोली, अपना मुंह बंद करके रखो, सारंग परिवार के वारिस आने वाले हैं। लल्लन उन लोगों को देखते हुए बोला, हमको तो एक चीज़ समझ नहीं आता, हमको पागल खाने से छुड़वाया और अब अपने साथ शामिल कर रहे हो। तुम सब लोगों की आखिर दुश्मनी क्या है बे? वो आदमी लल्लन को घूरते हुए बोला, हमें सिर्फ तुम्हारे लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, और तुम्हें इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दामिनी एक बड़ा सा मैप सामने रखते हुए बोली, सारंग बिल्ला इस घर की एक खुफिया तिजोरी है जिसमें मेरे पिताजी ने असम के सारे जायदाद भर रखे हैं और मृत्युंजय सिर्फ मृत्युंजय है जो उसे खोल सकता है। वो आदमी एक जगह पॉइंट करके बोला, मुझे शक है कि इस जगह पर है। कुबेर उस आदमी से बोला, मुझे मृत्युंजय की मौत चाहिए, हम सबको भी वही चाहिए, तुम इतना जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? एक 28 साल के आदमी ने अंदर आते हुए कहा। उसे आदमी को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। जिसे देखते हुए बोले, आदमी कहता है, इतना हैरान होने की क्या बात है? जब सारंग की बर्बादी का षड्यंत्र हो रहा हो और आलोक सारंग वहाँ ना हो तो प्लान सक्सेसफुल कैसे होगा? क्यों शिवराज चाचा? ये कहते हुए आलोक भैरवी सारंग मुस्कुरा देता है
शिवराज अपने चेहरे पर हैवानियत भरी मुस्कान के लिए बोला, बिल्कुल सही आलोक, और इसमें हमारा साथ देगा इंद्र, मित्तल और शैलेंद्र अवस्थी। शिवराज की बात पर दामिनी उसे देखते हुए बोले, वो दोनों नमूने हमारा साथ क्यों देंगे? आलोक जाकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आप बहुत इनोसेंट हो बुआ। दामिनी शिवराज को घूरते हुए बोली, ये मत भूलना शिवराज, मुझे पता है कि तुमने कैसे कशिश की बुआ को मारा था। शिवराज दांत पीस कर बोला, घरे मुर्दे उखाड़ना बंद करो। आलोक उन लोगों को झगड़ा होता हुआ देख कर बोला, अरे झगड़ा होने वाली कौन सी बात है, इसमें हम सब लोगों की मंजिल तो एक ही है ना, सारंग की बर्बादी और मुझे बदला लेना है महक से। बड़ी खूबसूरत चीज़ है लेकिन बड़ी तीखी है। ये कहते हुए आलोक के होठों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। दामिनी आलोक की बात पर उसे घूरते हुए बोली, तुम महक को छू भी नहीं पाओगे क्योंकि उसके पीछे ऐसे सुरक्षा कवच लगाए गए हैं कि एक दिन का भी उसके पास नहीं पहुंच सकता है। आलोक हल्का मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, मौके की तलाश में रहने का मौका मिल जाता है। बुआ, कुबेर उन लोगों को देखते हुए बोला, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। आलोक नफरत से बोला, एक भाई के बदले भाई की जान, उन्होंने मेरे भाई अनिरुद्ध को मार डाला ना, उनके भाइयों में से किसी को तो मारना होगा। कुबेर आलोक की बात पर बोला, डोंट वरी, मेरे बेटे के बदले मृत्युंजय के औलाद और तुम्हारे भाई के बदले उसका भाई। ये सुनकर आलोक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन जब मृत्युंजय की बीवी की यादाश्त गई थी तब उसने ऑलरेडी अपने पहले बच्चे को खो दिया था। आलोक की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। बड़ी दामिनी भी हैरानी होकर बोली, क्या महक पहले भी माँ बनने वाली थी, लेकिन इस बारे में घर के किसी को कैसे नहीं पता? आलोक दामिनी की बात सुनकर बोला, क्योंकि माया के बाप को मृत्युंजय ने मना किया था बताने के लिए, लेकिन उसने हमें बताया। दामिनी शैतानी मुस्कान के साथ बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मृत्युंजय की बीवी और उसे अलग करने का एक जरिया हो गया। आलोक अपना सिर हिलाकर बोला, बिल्कुल सही, लेकिन उसके लिए रिपोर्ट्स लाने होंगे। कुबेर आलोक की यह बात सुनकर बोला, ठीक है, ये मैं लेकर आऊँगा। आलोक शिवराज की तरफ देखते हुए बोला, चाचा जी, उस घर के हर पल की खबर मुझे चाहिए। शिवराज आलोक की बात पर अपना सिर हिला देता है और आलोक लल्लन की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम वहाँ पर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखोगे। सभी अपना सिर हिला देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह सारंग विला में सुबह होते ही मृत्युंजय महक और वैशाली को लेकर वापस बिल्ला आ गया था। अमृत वैशाली को आया हुआ देखकर उसे गले लगाते हुए बोला, मेरी बीवी फाइनली आ गई, मैं बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। मृत्युंजय अमृत को बात सुनकर वैशाली से बोला, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उसने कहा कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हें लेने जाने के लिए। वैशाली अमृत को खुद से दूर करके मृत्युंजय से बोले, हमको तो पहले से ही पता है, हमारा पति आपकी तरह चिपकू नहीं है, हमको थोड़ा स्पेस देता है। अमृत वैशाली की बात सुन मृत्युंजय को चिढ़ाने वाले मुस्कान के साथ देखता है तो मृत्युंजय अपने दांत पीस लेता है। रचना आते हुए बोली, नीरू जी कैसी है? महक, उनकी तबीयत अब ठीक तो है ना? महक अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ चाची जी, माँ बिल्कुल ठीक है। मृत्युंजय अमृत की तरफ देखते हुए बोला, ये विकल्प कहाँ गया है, 2 दिनों से नज़र नहीं आ रहा है। ये सुन अमृत जल्दी से बोला, वो हमारा पुणे वाला जो साइड है ना, वहाँ पर गया था और राघव को भी अपने साथ ले गया है। मृत्युंजय अमृत की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोला, बॉडीगार्ड गए उसके साथ? जिसे सुन अमृत चुप हो गया। ये देखकर मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, अब ये मत कहना कि वो बिना बॉडीगार्ड के गया है। मृत्युंजय की तेज आवाज़ पर अमृत जल्दी से बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पास में ही तो गया है, आ जाएगा जल्दी से। विकल्प अंदर आते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर, किस बात के लिए कैट फाइटिंग हो रही है?
विकल्प की आवाज़ पर अमृत राहत की सांस लेता है। वहीं मृत्युंजय उसे घूरते हुए कहता है, दोबारा अगर तुम बिना बॉडीगार्ड के मुझे नज़र आए तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूँगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।